शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। 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 धरातलीय वायुदाब तथा पवने। धरातलीय वायुदाब तथा पवने। धरातलीय वायुदाब तथा पवने। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायुमंडल के वितरण वायुदाब के वितरण से प्रभावित होती है। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र के बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती है। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिम भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं है। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिम भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं है। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिम भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं है। कई बार तो इसकी स्थिति खिसककर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। कई बार तो इसकी स्थिति खिसककर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। कई बार तो इसकी स्थिति खिसककर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण। 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 चित्र 4.1। चित्र 4.1 भारत में जाड़े की ऋतु में 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु की दिशा। चित्र 4.1 भारत में जाड़े की ऋतु में 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु की दिशा। चित्र 4.1 भारत में जाड़े की ऋतु में 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु की दिशा। भारत में जाड़े की ऋतु में 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु की दिशा। भारत में जाड़े की ऋतु में 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु की दिशा। उत्तर भारत 80 नॉट। 80 नॉट पश्चिमी जेट प्रवाह। 80 नॉट, 60 नॉट, 40 नॉट, 20 नॉट। 80 नॉट पश्चिमी जेट प्रवाह। 80 नॉट, 60 नॉट, 40 नॉट, 20 नॉट। 80 नॉट पश्चिमी जेट प्रवाह। 80 नॉट, 60 नॉट, 40 नॉट, 20 नॉट। 80 नॉट पश्चिमी जेट प्रवाह। 80 नॉट, 60 नॉट, 40 नॉट, 20 नॉट। 80 नॉट पश्चिमी जेट प्रवाह। 80 नॉट, 60 नॉट, 40 नॉट, 20 नॉट। 80 नॉट पश्चिमी जेट प्रवाह। 80 नॉट, 60 नॉट, 40 नॉट, 20 नॉट। जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण। 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 जिन पवनों का ऊपर वर्णन किया गया है वे धरातल के निकट या वायुमंडल के निचली सतहों में चलती है। जिन पवनों का ऊपर वर्णन किया गया है वे धरातल के निकट या वायुमंडल के निचली सतहों में चलती है। निचले वायुमंडल के क्षोभमंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। निचले वायुमंडल के क्षोभमंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती। ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिम एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों से प्रभावाधीन होती है। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिम एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होती है। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली समस्त मध्य एवं पश्चिम एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होती है। ये पवनें तिब्बत पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। ये पवनें तिब्बत पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। ये पवनें तिब्बत पठार के समानांतर हिमालय में उत्तर एशिया महाद्वीप पर चलती है। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। तिब्बत उच्चभूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाता है। तिब्बत उच्चभूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाता है। तिब्बत उच्चभूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है। जेट प्रवाह
की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है तथा इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है तथा इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है तथा इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। 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 पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती है और भारी बारिश होती है। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती है और भारी बारिश होती है। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती है और भारी बारिश होती है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। क्या आपने अपने दूरदर्शन पर प्रसारित मौसम रिपोर्ट में इन चक्रवातों की चाल को देखा है? ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। 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 धरातलीय वायुदाब तथा पवनी। 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 गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी जिसे अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहा जाता है उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के लगभग समानांतर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी जिसे अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहा जाता है उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के लगभग समानांतर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। वास्तव में मौसम विज्ञानियों ने पाया कि भूमध्य रेखीय द्रोणी ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिम जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतर संबंध है। वास्तव में मौसम विज्ञानियों ने पाया कि भूमध्य रेखीय द्रोणी ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिम जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतर संबंध है। वास्तव में मौसम विज्ञानियों ने पाया कि भूमध्य रेखीय द्रोणी के उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिमी जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतर संबंध है। प्राय ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच कार्य कारण का संबंध है। प्राय ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच कार्य कारण का संबंध है। प्राय ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच कार्य कारण का संबंध है। ITCZ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ITCZ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय समुद्रिक वायु संहति MT विषुववृत्त को पार करके समांतर दक्षिण पश्चिम दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है। दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय समुद्रिक वायु संहति MT विषुववृत्त को पार करके समांतर दक्षिण पश्चिम दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है। दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय समुद्रिक वायु संहति MT विषुववृत्त को पार करके समांतर दक्षिण पश्चिम दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है। यही आर्द्र वायुधारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। यही आर्द्र वायुधारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। यही आर्द्र वायुधारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। चित्र 4.2 ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने धरातलीय संचरण। 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 ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने
धरातलीय संचरण ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने धरातलीय संचरण। चित्र 4.3 ग्रीष्म ऋतु में भारत पर 13 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर पवनों की दिशा। चित्र 4.3 ग्रीष्म ऋतु में भारत पर 13 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर पवनों की दिशा। ग्रीष्म ऋतु में भारत पर 13 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर पवनों की दिशा। ग्रीष्म ऋतु में भारत पर 13 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर पवनों की दिशा। ग्रीष्म ऋतु में भारत पर 13 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर पवनों की दिशा। 40 नॉट 60 नॉट पूर्वी जेट प्रवाह 60 नॉट। 40 नॉट 60 नॉट पूर्वी जेट प्रवाह 60 नॉट। 40 नॉट पूर्वी 60 नॉट पूर्वी जेट प्रवाह 60 नॉट। 40 नॉट 60 नॉट पूर्वी जेट प्रवाह 60 नॉट। 40 नॉट 60 नॉट पूर्वी जेट प्रवाह 60 नॉट। 40 नॉट 60 नॉट पूर्वी जेट प्रवाह 60 नॉट। 40 नॉट 60 नॉट पूर्वी जेट प्रवाह 60 नॉट। 40 नॉट 60 नॉट पूर्वी जेट प्रवाह 60 नॉट। जेट प्रवाह एवं वायु ऊपरी वायु संचरण। जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु संचरण। जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु संचरण। जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु संचरण। वायुदाब एवं पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर ही पाया जाता है। वायुदाब एवं पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। वायुदाब एवं पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिण भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित हो जाता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित हो जाता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह समांतर 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से परे नहीं जाता। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह समांतर 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से परे नहीं जाता। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह समांतर 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से परे नहीं जाता। चित्र 4.4 मानसून का आगमन। चित्र 4.4 मानसून का आगमन। मानसून का आगमन। मानसून का आगमन। मानसून का आगमन। पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। 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 पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता एवं प्रवाह एक लंबे दौर में भारत के ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता एवं प्रवाह एक लंबे दौर में भारत के ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता एवं प्रवाह एक लंबे दौर में भारत के ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ। 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 विषुवत पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। विषुवत पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती है अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदानों में स्थित हो जाता है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदानों में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहा जाता है। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत को पार कर जाती है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत को पार कर जाती है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत को पार कर जाती है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत को पार करने वाले इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। यही उत्तर पूर्व मानसून है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाता है। यही उत्तर पूर्व मानसून है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाता है। यही उत्तर पूर्व मानसून है। भारतीय मानसून की प्रकृति। 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 मानसून एक सुपरिचित जलवायु घटक है परंतु उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है।
मानसून एक सुपरिचित जलवायु घटक है, परंतु उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सर्दियों से होते आ रहे परीक्षणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। सदियों से होते आ रहे परीक्षणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। मानसून की सही प्रकृति व उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए, किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया। मानसून को सही प्रकृति व उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए, किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया। पिछले कुछ दिनों से इसका तोड़ तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर की बजाय भूमंडलीय स्तर पर किया गया। पिछले कुछ दिनों में इसका तोड़ तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर की बजाय भूमंडलीय स्तर पर किया गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है। इससे के कुछ विशेष पक्ष इस प्रकार है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है। इसके कुछ विशेष पक्ष इस प्रकार है। मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर बढ़ना। पहला मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर बढ़ना। पहला मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर बढ़ना। वर्षा लाने वाले तंत्र उदाहरणतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा मानसूनी वर्षा के आवृत्ति एवं वितरण के बीच संबंध। दूसरा, वर्षा लाने वाले तंत्र उदाहरणतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा मानसूनी वर्षा की आवृत्ति एवं वितरण के बीच संबंध। दूसरा, वर्षा लाने वाले तंत्र उदाहरणतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा मानसूनी वर्षा की आवृत्ति वितरण के बीच संबंध। तीसरा, मानसून में विच्छेद। तीसरा, मानसून में विच्छेद। तीसरा, मानसून में विच्छेद। तीसरा, मानसून में विच्छेद। एल नीनो और भारतीय मानसून। 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 एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरिवियन तथा हम्बोल्ट धारा अपनी एटलस में धाराओं की स्थिति ज्ञात कीजिए पर प्रतिस्थापित हो जाता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरिवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरिवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा है का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरिवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जल के तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। भूमध्य रेखीय वायुमंडल परिसंचरण में विकृति। 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 भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता। 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 पलवक की मात्रा में कमी जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाना। पलवक की मात्रा में कमी जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाना। पलवक की मात्रा में कमी जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाना। पलवक की मात्रा में कमी जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या का घट जाना। पलवक की मात्रा में कमी जिसके समुद्र में मछलियों की संख्या का घट जाना। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। सन 1990-91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इस कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून का आगमन 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। सन 1990-91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इस कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। सन 1990-91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इस कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। मानसून दक्षिण चित्र 4.5 भारत दक्षिण पश्चिम मानसून का पहुंचने की समान तिथियां। भारत दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की समान तिथियां। भारत दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की समान तिथियां। भारत दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की समान तिथियां। 1 जून 1 जून 1 जून 1 जून 1 जून 5 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 जून 10 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 जून 15 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 जून 1 जुलाई
1 जुलाई 1 जुलाई 1 जुलाई 1 जुलाई 15 जुलाई 15 जुलाई 15 जुलाई 15 जुलाई 5 जून 1 जून 5 जून 1 जून बांग्लादेश 5 जून 1 जून म्यांमार बांग्लादेश 5 जून 1 जून म्यांमार बांग्लादेश 25 मई 25 मई 25 मई 1 जून 5 जून 10 जून 15 जून 1 जुलाई 15 जुलाई 5 जून 1 जून 25 मई 1 जून 1 जून 5 जून 5 जून 10 जून 10 जून 10 जून 15 जून 15 जून 15 जून 1 जुलाई 1 जुलाई 1 जुलाई 15 जुलाई 15 जुलाई 15 जुलाई 5 जून 5 जून 1 जून 1 जून 25 मई 25 मई। मानसून का आरंभ 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 19वीं सदी के अंत में यह व्याख्या की गई थी कि गर्मी के महीने में स्थल और समुद्र का विभेदी तापन ही मानसून पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। 19वीं सदी के अंत में यह व्याख्या की गई थी कि गर्मी के महीने में स्थल और समुद्र का विभेदी तापन ही मानसूनी पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबो चमकता है तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर एक गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होता है, न्यून वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेता है। अप्रैल और मई के महीने में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबा चमकता है तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर एक गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होता है, न्यून वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेता है। इन दशाओं में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इन दशाओं में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इन दशाओं में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों को दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है। ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 डिग्री पूर्वी तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच पार करती है। ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 डिग्री पूर्वी तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच पार करती है। ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 डिग्री पूर्वी तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच पार करती है। अंतः कटिबंध अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन से भी है। क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र से खिसकते ही दक्षिणी भारत में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन से भी है। क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र से खिसकते ही दक्षिणी भारत में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन से भी है। क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र से खिसकते ही दक्षिणी भारत में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोट भ्रष्ट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मानसून का भारत में प्रवेश दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 से 13 जून के बीच ये आर्द्र पवनें मुंबई और कोलकाता तक पहुंच जाती है। मानसून का भारत में प्रवेश दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच ये आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती है। मानसून का भारत में प्रवेश दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 से 13 जून के बीच ये आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती है। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है। वर्षावाही तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण। 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 भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र प्रतीत होते हैं। भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र प्रतीत होते हैं। भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र प्रतीत होते हैं। पहला तंत्र उष्णकटिबंधीय अवदाब है, जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में दक्षिण चीन सागर में पैदा होता है तथा उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा कराता है। पहला तंत्र उष्णकटिबंधीय अवदाब है, जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में दक्षिणी चीन सागर में पैदा होता है तथा उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा कराता है। पहला तंत्र उष्णकटिबंधीय अवदाब है, जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में दक्षिणी चीन सागर में पैदा होता है तथा उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा कराता है।
दूसरा तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा है जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। दूसरा तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। दूसरा तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतीय है क्योंकि यह आर्द्र हवाओं के अवरुद्ध होकर घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतीय है क्योंकि यह आर्द्र हवाओं के से अवरुद्ध होकर घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतीय है क्योंकि यह आर्द्र हवाओं से अवरुद्ध होकर घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता दो कारकों से संबंधित है। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता दो कारकों से संबंधित है। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता दो कारकों से संबंधित है। पहला, समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं तथा दूसरा अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्यरेखीय जेट प्रवाह की स्थिति। पहला, समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं तथा दूसरा अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्यरेखीय जेट प्रवाह की स्थिति। पहला, समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं, दूसरा अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्यरेखीय जेट प्रवाह। पहला, समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं तथा दूसरा अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्यरेखीय जेट प्रवाह की स्थिति। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय अवदाबों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय अवदाबों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय अवदाबों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। भारत के ऊपर उनके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे मानसून श्रेणी भी कहा जाता है की स्थिति द्वारा होता है। भारत के ऊपर उनके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे मानसून श्रेणी भी कहा जाता है की स्थिति द्वारा होता है। भारत के ऊपर उनके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे मानसून श्रेणी भी कहा जाता है की स्थिति द्वारा होता है। जब भी मानसून द्रोणी का अक्ष दोलायमान होता है विभिन्न वर्षों में इन अवदाबों के मार्ग दिशा वर्षा की गहनता और वितरण में भी पर्याप्त उतार चढ़ाव आते हैं। जब भी मानसून द्रोणी का अक्ष दोलायमान होता है विभिन्न वर्षों में इन अवदाबों के मार्ग दिशा वर्षा की गहनता और वितरण में भी पर्याप्त उतार चढ़ाव आते हैं। जब भी मानसून द्रोणी का अक्ष दोलायमान होता है विभिन्न वर्षों में इन अवदाबों का मार्ग दिशा वर्षा की गहनता और वितरण में भी पर्याप्त उतार चढ़ाव आते हैं। वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है। वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है। वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर भारत में के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर तथा उत्तरी भारतीय मैदान में प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है तथा उत्तरी भारतीय मैदान में प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है तथा उत्तरी भारतीय मैदान में प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भारत के पश्चिम तट पर पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर तथा उत्तरी भारत मैदान में प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर तथा उत्तरी भारतीय मैदान एवं प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर तथा उत्तरी भारतीय मैदान में प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर तथा उत्तरी भारतीय मैदान में प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मानसून में विच्छेद 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 दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि एक दो या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि एक दो या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि एक दो या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं जो निम्नलिखित है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं जो निम्नलिखित है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला, उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। दूसरा, पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनी तट के समानांतर बहने लगे। दूसरा, पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनी तट के समानांतर बहने लगे। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनी तट के समानांतर बहने लगे। तीसरा, राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है।
राजस्थान में मानसून विक्षेप तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलंबता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। मानसून निवर्तन। मानसून का 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 निवर्तन। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक दक्षिण भारत को छोड़ से समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है। सितंबर के आरंभ में उत्तर पश्चिम भारत से मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक दक्षिण भारत को छोड़ से समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिम भारत से मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक दक्षिण भारत को छोड़ से समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है। लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। चित्र 4.6 जनवरी के दिन में मध्य का मासिक तापमान। भारत जनवरी के दिन के मध्य का मासिक तापमान। चित्र 4.6 भारत जनवरी के दिन का मध्य मासिक तापमान। भारत जनवरी के दिन का मध्य मासिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। जनवरी के दिन में मध्य का मासिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। ऋतुओं का लय। 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 भारत की जलवायु दशाओं को उनके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। भारत की जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। भारत की जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु और मानसून के निवर्तन की ऋतु। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु और मानसून के निवर्तन की ऋतु। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु और मानसून निवर्तन की ऋतु। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु और मानसून के निवर्तन की ऋतु। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु और मानसून के निवर्तन की ऋतु। शीत ऋतु में भारत। 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 तापमान। 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 आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य में से आरंभ होती है। आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है। आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होती है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होती है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। दूसरा, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती है। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला व कोहरा पड़ता है। तीसरा, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती है। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाला व कोहरा भी पड़ता है। तीसरा, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती है। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाला व कोहरा भी पड़ता है।
मानसून को समझना, मानसून को समझना, मानसून को समझना, मानसून को समझना, मानसून को समझना। मानसून का स्वभाव एवं रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल, महासागरों तथा ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। मानसून का स्वभाव एवं रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल, महासागरों तथा ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। मानसून का स्वभाव एवं रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल, महासागरों तथा ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती लगभग 18 डिग्री दक्षिण से तथा 149 डिग्री पश्चिम तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिण तथा 131 डिग्री पूर्व के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती लगभग 18 डिग्री दक्षिण तथा 140 डिग्री पश्चिम तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिण तथा 131 डिग्री पूर्व के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती लगभग 18 डिग्री दक्षिण तथा 149 डिग्री पश्चिम तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन 12 डिग्री दक्षिण तथा 131 डिग्री पूर्व के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती लगभग 18 डिग्री दक्षिण तथा 140 डिग्री पश्चिम तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिण तथा 131 डिग्री पूर्व के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारत का मौसम विभाग 16 कारकों के आधार पर मानसून को संभावित व्यवहार के बारे में काफी समय से का पूर्वानुमान लगाता है। भारत का मौसम विभाग 16 कारकों मापदंडों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में काफी समय का पूर्वानुमान लगाता है। प्रायद्वीप भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। प्रायद्वीप भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। प्रायद्वीप भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता हो। तटीय भारत में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता हो। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता हो। उदाहरणतः तिरुवनंतपुरम में जनवरी का मध्य अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि जून में यह 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। उदाहरणतः तिरुवनंतपुरम में जनवरी के मध्य अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि जून में यह 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। उदाहरणतः तिरुवनंतपुरम में जनवरी का मध्य अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि जून में यह 29.5 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। वायुदाब तथा पवनी, 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 वायुदाब तथा पवनी। दिसंबर के अंत तक 22 दिसंबर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। दिसंबर के अंत तक 22 दिसंबर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। दिसंबर के अंत तक 22 दिसंबर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब विकसित होना है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं उत्तर पश्चिमी भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती है। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं उत्तर पश्चिमी भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती है। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं उत्तर पश्चिमी भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती है। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिम उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर पवनी चलना आरंभ कर देती है। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनी चलना प्रारंभ कर देती है। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिम उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनी चलना आरंभ कर देती है। कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से मंद गति की पवनी चलने लगती है। कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से मंद गति से पवनी चलने लगती है। कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से मंद गति की पवनी चलने लगती है। मोटे तौर पर क्षेत्र की भू आकृति में भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। मोटे तौर पर क्षेत्र की भू आकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। मोटे तौर पर क्षेत्र की भू आकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिम और उत्तर पश्चिम होती है। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी होती है। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। भू आकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्व होती है। भू आकृति प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्व की होती है।
भूआकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्वी होती है। सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है। सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है। सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है। फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती अवदाबों से बाधित होता रहता है। फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती अवदाबों से बाधित होता रहता है। फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती अवदाबों से बाधित होता रहता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है। मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है। मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है। पश्चिमी जलप्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में क्या भूमिका निभाते हैं? पश्चिमी जलप्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में क्या भूमिका निभाते हैं? पश्चिमी जलप्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में क्या भूमिका निभाते हैं? वर्षा 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 शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती, क्योंकि एक तो इनमें नमी केवल नाममात्र की होती है, दूसरे स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती, क्योंकि एक तो इनमें नमी केवल नाममात्र की होती है, दूसरे स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती, क्योंकि एक तो इनमें नमी केवल नाममात्र की होती है, दूसरे स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती, अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती, अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती, अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। पहला, उत्तर पश्चिमी भारत के भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। यह वही हिम है जो गर्मियों के महीनों में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। यह वही हिम है जो गर्मियों के महीनों में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। यह वही हिम है जो गर्मियों के महीनों में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 53 मिलीमीटर होती है। दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 53 मिलीमीटर होती है। पंजाब और बिहार के बीच यह वर्षा 18 से 25 मिलीमीटर के बीच होती है। दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 53 मिलीमीटर की होती है। पंजाब और बिहार के बीच यह वर्षा 18 से 25 मिलीमीटर के बीच रहती है। दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 53 मिलीमीटर होती है। पंजाब और बिहार के बीच यह वर्षा 18 से 25 मिलीमीटर के बीच होती रहती है। कभी कभी देश के मध्य भागों एवं दक्षिण प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। कभी कभी देश के मध्य भागों एवं दक्षिण प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। कभी कभी देश के मध्य भागों एवं दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। जाड़े के महीने में भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। जाड़े के महीने में भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। जाड़े के महीनों में भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। अब उत्तर पूर्वी मानसून पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए समय नमी ग्रहण कर लेती है और तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावती वर्षा कराती है। उत्तर पूर्वी मानसून पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती है और तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावती वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए समय नमी ग्रहण कर लेती है और तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावती वर्षा करती है।
ग्रीष्म ऋतु में तापमान, ग्रीष्म ऋतु में भारत, 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 ग्रीष्म ऋतु में भारत। तापमान, मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तर भारत में तापमान बढ़ने लगता है। तापमान 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 तापमान, मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल मई व जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। अप्रैल मई व जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। अप्रैल मई व जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मई में ताप की यह पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है। मई में ताप की यह पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है। मई में ताप की यह पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना सामान्य बात नहीं है। जिससे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना सामान्य बात नहीं है। जिससे देश के उत्तर पश्चिम भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असामान्य बात नहीं है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत जैसे प्रखर नहीं होती। दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती। दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीप स्थित समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीप ये स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। अतः दक्षिण में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अतः दक्षिण में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। अतः दक्षिण में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है, जो प्रमाणित करती है कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों के भीतर की ओर बढ़ता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है, जो प्रमाणित करता है कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की और न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है, जो प्रमाणित करती है कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की और न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीने में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफ़ी ऊंचा रहता है और यह 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता हो। गर्मी के महीने में औसत न्यूनतम तापमान दैनिक तापमान भी काफ़ी ऊंचा रहता है और 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता हो। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचा रहता है और 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता हो। वायुदाब और पवनी, वायुदाब और पवने, वायुदाब और पवने, वायुदाब और पवने, वायुदाब और पवने, वायुदाब और पवने। देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक कर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक कर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक कर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थिर हो जाता है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबयमान मानसूनी द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबयमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबयमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट पश्चिम बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिम होती है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट पश्चिम बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिम होती है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट पश्चिम बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिम होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। इस बात की चर्चा पहले की जा चुकी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की यह धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पछुआ पवने हैं।
इस बात की चर्चा पहले की जा चुकी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की यह धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्यरेखीय पछुआ पवनें हैं। इस बात की चर्चा पहले की जा चुकी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की यह धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्यरेखीय पछुआ पवनें हैं। मध्य जून तक इन पवनों का अंतःप्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। मध्य जून तक इन पवनों का अंतःप्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। मध्य जून तक इन पवनों का अंतःप्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। उत्तर पश्चिम में अंतर्कटिबंधीय अभिसरण केंद्र क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती है, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती है। उत्तर पश्चिम में अंतर्कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती है, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती है। उत्तर पश्चिम में अंतर्कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती है, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती है। मई में शाम के समय जब पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों का चलना एक आम बात है। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों का चलना एक आम बात है। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों का चलना एक आम बात है। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल हवाएं लाते हैं। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल हवाएं लाते हैं। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल हवाएं लाते हैं। कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती है। कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती है। कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती है। शुष्क एवं अर्धशुष्क वायु संहिताओं के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं। शुष्क एवं आर्द्र वायु संहिताओं के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं। शुष्क एवं आर्द्र वायु संहिताओं के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी आते हैं। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी आते हैं। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान। आम्रवर्षा, 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 आम्रवर्षा। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्रवर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकड़ने में सहायता देती है। आम्रवर्षा ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्रवर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। आम्रवर्षा ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्रवर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। आम्रवर्षा ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसूनी बौछारें पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्रवर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। आम्रवर्षा ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्रवर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। फूलों वाली बौछार, 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 फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। काल बैसाखी, काल बैसाखी, काल बैसाखी, काल बैसाखी, काल बैसाखी, काल बैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें हैं। काल बैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम में चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें हैं। काल बैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें हैं। काल बैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें हैं। काल बैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है। इनके कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनका स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है। इनके कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनका स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है। जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन व चावल के लिए ये अच्छी पवनें हैं। पवनें अच्छी है। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी है। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी है। चाय, पटसन व चावल के लिए पवनें अच्छी है। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी है। असम में इन तूफानों को बारदोली छेड़ा कहा जाता है। असम में इन तूफानों को बारदोली छेड़ा कहा जाता है। असम में इन तूफानों को बारदोली छेड़ा कहा जाता है। असम में इन तूफानों को बारदोली छेड़ा कहा जाता है। असम में इन तूफानों को बारदोली छेड़ा कहा जाता है। लू,
लू 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 उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क गर्म और पीड़ादायक पवने हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क गर्म और पीड़ादायक पवने हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क और गर्म पीड़ादायक पवने हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क गर्म और पीड़ादायक पवने हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क गर्म पीड़ादायक पवने हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु वर्षा ऋतु। 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 मई के महीने में उत्तर पश्चिम मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायु दाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती है। मई के महीने में उत्तर पश्चिम मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायु दाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती है। मई के महीने में उत्तर पश्चिम मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायु दाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती है। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती है। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती है। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती है। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती है। ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती है। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती है। भूमध्यरेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती है। भूमध्यरेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती है। भूमध्यरेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती है। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्रायः मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्रायः मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्रायः मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस में गिरावट आ जाती है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। जो ही ये पवनें स्तर पर पहुंचती है, उचावच और उत्तर पश्चिम भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनकी दक्षिण पश्चिम दिशा को संशोधित कर देते हैं। जो ही ये पवनें स्तर पर पहुंचती है, उचावच और उत्तर पश्चिम भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनके दक्षिण पश्चिम दिशा को संशोधित कर देते हैं। जो ही ये पवनें स्तर पर पहुंचती है, उचावच और उत्तर पश्चिम भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनकी दक्षिण पश्चिम दिशा को संशोधित कर देते हैं। भूखंड पर मानसून 2 शाखाओं में पहुंचती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। भूखंड पर मानसून 2 शाखाओं में पहुंचती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। भूखंड पर मानसून 2 शाखाओं में पहुंचती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की मानसून पवनें। 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 अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें आगे 3 शाखाओं में बढ़ती है। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें आगे 3 शाखाओं में बढ़ती है। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें आगे 3 शाखाओं में बढ़ती है। इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवना भिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती है। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवना भिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती है। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवना भिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर की भारी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती है और गर्म होने लगती है।
पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पौनी नीचे उतरती है और गर्म होने लगती है। इससे पवनों का आर्द्रता में कमी आ जाती है। इससे पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। इससे पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाम मात्र की वर्षा होती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाम मात्र की वर्षा होती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाम मात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। कोझिकोड, मंगलोर, पुणे और बेंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा उनमें अंतर ज्ञात कीजिए। कोझिकोड, मंगलोर, पुणे और बेंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा और उनमें अंतर ज्ञात कीजिए। चित्र 4.12। कोझिकोड, मंगलोर, पुणे और बेंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा और उनमें अंतर ज्ञात कीजिए। चित्र 4.12। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा में मिल जाती है। यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। वहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है। वहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है। वहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा में मिल जाती है। पंजाब और हरियाणा से भी यह बंगाल की खाड़ी में से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवने। 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 बंगाल की खाड़ी की मानसून पवने। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के थोड़े से भाग से टकराती है। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के थोड़े से भाग से टकराती है। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के थोड़े से भाग से टकराती है, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियां इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियां इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियां इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती। इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिण व दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिण व दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिण व दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय हिमदाब के प्रभावाधीन दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्नदाब के प्रभावाधीन दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्नदाब के प्रभावाधीन दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुँचती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुँचती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुँचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यह शाखा वहाँ विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यह शाखा वहाँ विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यह शाखा वहाँ विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यह शाखा वहाँ विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मानसीराम विश्व का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मानसीराम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मानसीराम विश्व का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है।
यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। इसके दो मुख्य कारक उत्तरदायी है। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। इसके लिए दो कारक उत्तरदायी है। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। इसके लिए दो कारक उत्तरदायी हैं। पहला, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। दूसरा, यह दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर की शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। मानसून वर्षा की विशेषताएं। 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 दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवना भिमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करती है। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए भी वहाँ के पहाड़ियाँ और पूर्वी हिमालय जिम्मेदार है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृतिक द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवना भिमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करती है। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए भी वहाँ पहाड़ियाँ और पूर्वी हिमालय जिम्मेदार है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृतिक द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवना भिमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करती है। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए वहाँ की पहाड़ियाँ और पूर्वी हिमालय जिम्मेदार है। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। किसी भी एक समय के मानसून वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौरों में आती है। इन गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं, जिन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है। किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौरों में आती है। इन गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं, जिन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है। किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौरों में आती है। इन गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं, इन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवाती अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवाती अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवाती अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानिक विवरण को निर्धारित करते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानिक विवरण को निर्धारित करते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानिक विवरण को निर्धारित करते हैं। ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है। ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है। ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि देश में होने वाले कुल वर्षा का 3/4 75% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में प्राप्त होता है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 75% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में प्राप्त होता है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 75% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में प्राप्त होता है। मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है, जो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है, जो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है, जो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है। कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है। कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है। कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है। इससे खड़ी फसलों को तो नुकसान पहुँचता ही है, शीतकालीन फसल को बोने में भी कठिनाई आती है। कई बार वर्षा सामान्य समय से भी पहले समाप्त हो जाती है। इससे खड़ी फसलों को तो नुकसान पहुंचता ही है, शीतकालीन फसलों को भी बोने में कठिनाई आती है। कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है। इससे खड़ी फसलों को तो नुकसान पहुंचता ही है, शीतकालीन फसलों को बोने में भी कठिनाई आती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु। 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 अक्टूबर और नवंबर के महीनों में मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों को
मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित न्यून वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित न्यून वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित न्यून वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा के मैदान तथा मध्यवर्ती उच्चभूमि से लौट चुकी होती है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्चभूमि से लौट चुकी होती है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा के मैदान तथा मध्यवर्ती उच्चभूमि से लौट चुकी होती है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह हट चुका होता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह हट चुका होता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह हट चुका होता है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। जमीन में अभी भी नमी होती है, उच्च तापमान व आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। जमीन में अभी भी नमी होती है, उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान का यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर से देखी जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदाबों के मार्गों से जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदाबों के मार्गों से जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदाबों के मार्गों से है जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी यहाँ टकराते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। ऐसे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। ऐसे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। भारत की परंपरागत ऋतुएं। 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 भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। भारत की परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। उत्तरी और मध्य भारत के लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इन ऋतु चक्र के आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती, जहाँ ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। उत्तरी और मध्य भारत के लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अनुभव, अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती, जहाँ ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। ऋतु: चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक माघ मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ग्रेगियन कैलेंडर के अनुसार मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर।
बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर। बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर। बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर। बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर। बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर। बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक माघशीष पौष माघ फागुन। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक माघशीष पौष माघ फागुन। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक माघशीष पौष माघ फागुन। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। वर्षा का वितरण। 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 भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के ऊपर उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होता है। अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिम घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होता है। अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिम घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होता है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों में कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी का निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मध्यम वर्षा का क्षेत्र। 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 मध्यम वर्षा का क्षेत्र गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। मध्यम वर्षा का क्षेत्र गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। गुजरात के दक्षिण भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्व प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र। न्यून वर्षा के क्षेत्र। न्यून वर्षा के क्षेत्र। न्यून वर्षा के क्षेत्र। न्यून वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। न्यून वर्षा का क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। न्यून वर्षा का क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र। अपर्याप्त वर्षा का क्षेत्र। अपर्याप्त वर्षा का क्षेत्र। अपर्याप्त वर्षा का क्षेत्र प्रायद्वीप के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। प्रायद्वीप के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। प्रायद्वीप के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। प्रायद्वीप के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता 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 है। मानचित्र का अवलोकन करते हुए वर्षा के प्रारूप को पहचानिए। वर्षा की परिवर्तिता। 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 भारत की वर्षा एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। भारत की वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। भारत की वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। वर्षा की परिवर्तिता को अभिकल्पित निम्नलिखित सूत्र से किया जाता है। विचरण गुणांक मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। विचरण गुणांक का मान वर्षा के मध्य मान से हुए विचलन को दिखाता है। वर्षा की परिवर्तिता को अभिकल्पित निम्नलिखित सूत्र से किया जाता है। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। वर्षा की परिवर्तिता को अभिकल्पित निम्नलिखित सूत्र से किया जाता है। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। वर्षा की परिवर्तिता को अभिकल्पित निम्नलिखित सूत्र से किया जाता है। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। वर्षा की परिवर्तिता को अभिकल्पित निम्नलिखित सूत्र से किया जाता है। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। विचरण गुणांक का मान वर्षा के माध्य से
माध्यमान से हुए विचलन को दिखाता है। विचलन गुणांक का मान वर्षा के माध्यमान से हुए विचलन को दिखाता है। विचलन गुणांक का मान वर्षा के माध्यमान से हुए विचलन को दिखाता है। विचलन गुणांक का मान वर्षा के माध्यमान से हुए विचलन को दिखाता है। कुछ स्थानों की वार्षिक वर्षा 20 से 50% तक विचलन हो जाता है। कुछ स्थानों की वार्षिक वर्षा में 20 से 50% तक का विचलन हो जाता है। कुछ स्थानों की वार्षिक वर्षा में 20 से 50% तक का विचलन हो जाता है। विचलन गुणांक के मान भारत में वर्षा की परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। विचलन गुणांक के मान भारत में वर्षा की परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। विचलन गुणांक के मान भारत में वर्षा की परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। 25% से कम परिवर्तन पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, गंगा के पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 25% से कम परिवर्तन पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, गंगा के पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 25% से कम परिवर्तन पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, गंगा के पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 50% से अधिक परिवर्तन राजस्थान के पश्चिमी भाग, जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भागों तथा दक्कन के पठार के आंतरिक भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। 50% से अधिक परिवर्तन राजस्थान के पश्चिमी भाग, जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भागों तथा दक्कन के पठार के आंतरिक भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। 50% से अधिक परिवर्तन राजस्थान के पश्चिमी भाग, जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भागों तथा दक्कन के पठार के आंतरिक भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत के शेष भागों में परिवर्तन 25 से 50% तक है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। भारत के शेष भागों में परिवर्तन 25 से 50% तक है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। भारत के शेष भागों में परिवर्तन 25 से 50% तक है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। भारत के जलवायु प्रदेश। 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 भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है तथापि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है। भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है तथापि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है। भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है तथापि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है। यही विभिन्नताएं जलवायु के प्रकारों में देखी जा सकती है। यही विभिन्नताएं जलवायु के प्रकारों में देखी जा सकती है। यही विभिन्नताएं जलवायु के प्रकारों में देखी जा सकती है। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायु दशाओं की समरूपता होती है तो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। एक जलवायु प्रदेश में जलवायु दशाओं में की समरूपता होती है तो जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। एक जलवायु प्रदेश में जलवायु दशाओं की समरूपता होती है तो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन्हें जलवायु के वर्गीकरण के सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व जिन्हें जलवायु के वर्गीकरण के सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व जिन्हें जलवायु वर्गीकरण के सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। तथापि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। तथापि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पद्धतियां हैं। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन अग्रलिखित है। जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पद्धतियां हैं। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत के जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन अग्रलिखित है। जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पद्धतियां हैं। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत के जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन अग्रलिखित है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। उन्होंने जलवायु के 5 प्रकार माने हैं जिनके नाम हैं। उन्होंने जलवायु के 5 प्रकार माने हैं जिनके नाम हैं। उन्होंने जलवायु के 5 प्रकार माने हैं जिनके नाम हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु जहाँ सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु जहाँ सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु जहाँ सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु जहाँ सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु जहाँ सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। शुष्क जलवायु जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। शुष्कता अधिक होने पर यह मरुस्थल होता है। शुष्क जलवायु जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है। शुष्कता अधिक होने पर यह मरुस्थल होता है। शुष्क जलवायु जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है। शुष्कता अधिक है तो यह मरुस्थल होता है। शुष्क जलवायु जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है और इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है। शुष्कता अधिक हो तो यह मरुस्थल होता है। शुष्क जलवायु जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है। शुष्कता अधिक है तो यह मरुस्थल होता है।
गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। बर्फीली जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। बर्फीली जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। बर्फीली जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। बर्फीली जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। बर्फीली जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया, जैसा कि ऊपर बताया गया है। कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है, जैसा के ऊपर बताया गया है। वर्षा तथा तापमान के वितरण के प्रतिरूप मौसम भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को प्रकारों में बांटा गया है। वर्षा तथा तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसम भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को उप प्रकारों में बांटा गया है। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े वर्णों एस को अर्ध मरुस्थल के लिए और डब्ल्यू को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े वर्णों एस को अर्ध मरुस्थल के लिए और डब्ल्यू को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े वर्णों एस को अर्ध मरुस्थल के लिए और डब्ल्यू को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार उपविभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे वर्णों का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार उपविभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे वर्णों का प्रयोग किया गया है, जैसे एफ पर्याप्त वर्षण, एफ पर्याप्त वर्षण, एफ पर्याप्त वर्षण, एफ पर्याप्त वर्षण, एफ पर्याप्त वर्षण। एम शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन, एम शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन, एम शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन। डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु, डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु, डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु। एच शुष्क और गर्म, एच शुष्क और गर्म, एच शुष्क और गर्म। सी 4 महीनों से कम अवधि के औसत तापमान, सी 4 महीनों से कम अवधि का औसत तापमान, सी 4 महीनों से कम अवधि का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सी 4 महीनों से कम अवधि का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक। और जी गंगा का मैदान, जी गंगा का मैदान, जी गंगा का मैदान। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। मानसून और भारत का आर्थिक जीवन, 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 मानसून और भारत का आर्थिक जीवन। मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। हिमालयी प्रदेशों का अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। वर्षा की परिवर्तनता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं है तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। क्योंकि भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं है तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। उत्तर भारत में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। उत्तर भारत में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। उत्तर भारत में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। भारत की जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता भोजन
वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है। भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है। भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है। चित्र 4.13 भारत कोपेन की प्रणाली के अनुसार जलवायु प्रदेश। चित्र 4.13 भारत कोपेन की प्रणाली के अनुसार जलवायु प्रदेश। भारत कोपेन की प्रणाली के अनुसार जलवायु प्रदेश। भारत कोपेन की प्रणाली के अनुसार जलवायु प्रदेश। ए कैपिटल ए ट्रॉपिकल, 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 कैपिटल ए ट्रॉपिकल। बी ड्राई ड्राई ऑब्लिक एरिड और सेमी एरिड, बी 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 ड्राई ऑब्लिक एरिड और सेमी एरिड। सी टेम्परेट, 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 सी टेम्परेट। डी स्नो फॉरेस्ट, 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 डी स्नो फॉरेस्ट। ई पोलर ऑब्लिक फ्रीजर्ड, 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 ई पोलर ऑब्लिक फ्रीजर्ड। एच हाईलैंड ऑब्लिक माउंटेन, 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 एच हाईलैंड ऑब्लिक माउंटेन। डब्ल्यू मरुस्थल, 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 डब्ल्यू मरुस्थल। एस अर्ध मरुस्थल, 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 एस अर्ध मरुस्थल। फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर। कैपिटल ए सी डी, कैपिटल ए सी डी। एस समर ड्राई ऑब्लिक विंटर रेन, एस स्मॉल एस समर ड्राई ऑब्लिक विंटर रेन, समर ड्राई ऑब्लिक विंटर रेन, समर ड्राई ऑब्लिक विंटर रेन। डब्ल्यू विंटर ड्राई समर रेन, डब्ल्यू विंटर ड्राई समर रेन, डब्ल्यू विंटर ड्राई समर रेन, डब्ल्यू विंटर ड्राई समर रेन। एम मानसून रेनफॉल, 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 एम मानसून रेनफॉल। एफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, 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 एफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। जी गंगा का मैदान, 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 जी गंगा का मैदान। एस समर ड्राई विंटर रेन, डब्ल्यू विंटर ड्राई समर रेन, एम मानसून रेनफॉल, एफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, जी गंगा का मैदान। एस समर ड्राई विंटर रेन, डब्ल्यू विंटर ड्राई समर रेन, एम मानसून रेनफॉल, एफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, जी गंगा का मैदान। एस समर ड्राई विंटर रेन, डब्ल्यू विंटर ड्राई समर रेन, एम मानसून रेनफॉल, एफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, जी गंगा का मैदान। एस समर ड्राई विंटर रेन, डब्ल्यू विंटर ड्राई समर रेन, एम मानसून रेनफॉल, एफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, जी गंगा का मैदान। एस समर ड्राई विंटर रेन, डब्ल्यू विंटर ड्राई समर रेन, एम मानसून रेनफॉल, एफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, जी गंगा का मैदान। थर्ड लेटर ए वार्मेस्ट, डी कोल्डेस्ट, 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 ए वार्मेस्ट, डी कोल्डेस्ट। बी बी डब्ल्यू मरुस्थल, के कोल्ड, बी एस स्टेपी, एच हॉट। बी डब्ल्यू मरुस्थल, के कोल्ड, एस बी एस स्टेपी, एच हॉट। बी डब्ल्यू मरुस्थल, के कोल्ड, बी एस स्टेपी, एच हॉट। बी डब्ल्यू मरुस्थल, के कोल्ड, बी एस स्टेपी, एच हॉट। बी डब्ल्यू मरुस्थल, के कोल्ड, बी एस स्टेपी, एच हॉट। बी डब्ल्यू मरुस्थल, के कोल्ड, बी एस स्टेपी, एच हॉट। बी डब्ल्यू मरुस्थल, के कोल्ड, बी एस स्टेपी, एच हॉट। बी डब्ल्यू मरुस्थल, के कोल्ड, बी एस स्टेपी, एच हॉट। बी डब्ल्यू के कोल्डेस्ट, कोल्ड डिजर्ट, बी डब्ल्यू एच हॉट डिजर्ट। बी डब्ल्यू के कोल्ड डिजर्ट, 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 बी डब्ल्यू एच हॉट डिजर्ट, बी डब्ल्यू एस 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 हॉट डिजर्ट। जलवायु के प्रकार और क्षेत्र, जलवायु के प्रकार और क्षेत्र, जलवायु के प्रकार और क्षेत्र, जलवायु के प्रकार क्षेत्र, जलवायु के प्रकार क्षेत्र। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, जलवायु के प्रकार क्षेत्र। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, जलवायु के प्रकार क्षेत्र। AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, गोवा के दक्षिण भारत में, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट। AMW लघु शुष्क वाला ऋतु वाला मानसून प्रकार, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। AMW लघु शुष्क वाला मानसून प्रकार, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट।
AW उष्णकटिबंधीय सवाना, इसको याद कर लेंगे उस समय है। भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन। आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय और स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय और स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन अगोचर है। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन अगोचर है। अनेक भूवैज्ञानिक शास्त्र बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके थे। अनेक भूवैज्ञानिक शास्त्र बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके थे। आपने भूमंडलीय तापन पर वाद विवाद सुना अथवा पढ़ा होगा। आपने भूमंडलीय तापन पर वाद विवाद सुना अथवा पढ़ा होगा। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण तथा वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसी मानवीय क्रियाएं भी उत्तरदायी कारक है। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण तथा वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसी मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। भूमंडलीय तापन की चर्चा करते समय आपने हरितगृह प्रभाव के बारे में सुना होगा। भूमंडलीय तापन की चर्चा करते समय आपने हरितगृह प्रभाव के बारे में सुना होगा। विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है। विश्व के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा बढ़ रही है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन तथा नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान है। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान है। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान है। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरितगृह गैस कहते हैं। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरितगृह गैस कहते हैं। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरितगृह गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड हरित ग्रीन हाउस गैसेज। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण का ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती है, इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण का ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती है, इसलिए हरितगृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण का ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती है, इसलिए हरितगृह को प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमानियों और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमानियों और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमानियों और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना। प्रचलित पूर्वानुमानों के अनुसार औसत समुद्री तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 सेंटीमीटर से ऊंचा हो जाएगा। प्रचलित पूर्वानुमानों के अनुसार औसत समुद्री तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 सेंटीमीटर से ऊंचा हो जाएगा। प्रचलित पूर्वानुमानों के अनुसार औसत समुद्री तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 सेंटीमीटर से ऊंचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक जल शक्ति और अधिक शुष्क हो जाएंगे। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक जल शक्ति और अधिक शुष्क हो जाएंगे। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक जल शक्ति और अधिक शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। जनसंख्या और परितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। जनसंख्या और परितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। जनसंख्या और परितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। जरा सोचिए, यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जरा सोचिए कि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जरा सोचिए कि यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हर हर महादेव, जय माता दी, हर हर महादेव।